हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने थ्योरी करनी है म्यूटेशन थ्योरी, जिसे हम ह्यूगो डी वेरिस थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। इससे पहले हमने लेमार्क और डार्विन की थ्योरी की थी, जिसमें डार्विन ने क्या की जो थ्योरी थी दैट वाज बेस्ड ऑन दी नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की भी नेचर उन बेटर चीज़ों को सिलेक्ट कर लेगी जो वेरिएशन से आई हैं। ये बात डार्विन की बिल्कुल सही थी, लेकिन जो वो वेरिएशन की बात कर रहा था उसका आधार क्या था वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। व्हाट वाज द बेस बिहाइंड द वेरिएशन। तो ह्यूगो डी वेरिस ने उस बेस को एक्सप्लेन करते हुए अपनी थ्योरी दी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? इट स्टेट दैट न्यू स्पीशीज अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग one in single generation by a sudden appearance of marked discontinuous inheritable genetic variation, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ह्यूगो डी वेरिस ने क्या कहा कि नई स्पीशीज अराइज हो जाती हैं पुरानी एग्जिस्टिंग स्पीशीज से एक ही जनरेशन में, जब उसके अंदर एकदम से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और ऐसा चेंज जो बिना रुके, डिसकंटिन्यूस मतलब इनहेरिटेबल, जो अगले जनरेशन में जा सकता है, वो बदलाव एकदम से एक जनरेशन में आ जाए, और उस बदलाव को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो एकदम से आने वाले बदलाव को हम एक और टर्म से बताते हैं, साल्टेशन। सडन चेंज इन अ पॉपुलेशन, सडन चेंज जो पॉपुलेशन में हो जाता है जिसकी वजह से नई स्पीशीज अराइज हो जाएंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, साल्टेशन। तो ह्यूगो डी वेरिस ने बताया कि म्यूटेशन फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। कि एवोल्यूशन क्या है, लगातार बदलाव जो आ रहा है वो किस वजह से आया है, देयर इज अ नीड फॉर द चेंज। एनवायरमेंटल स्ट्रगल हो सकता है, हम कोई इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल की बात कर सकते हैं, या इंट्रा स्पेसिफिक, कोई भी स्ट्रगल जो इन्फ्लुएंस करेगी नीड को ताकि बदलाव आए, वेरिएशन आए। तो वो वेरिएशन का जो आधार है कौन है, म्यूटेशन, चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन। म्यूटेशन appear suddenly and produce their effect। म्यूटेशन एकदम से दिखाई दे जाती हैं और अपना असर दिखाती हैं। म्यूटेशंस आर रीअकरिंग, मतलब म्यूटेशंस लगातार बार बार होती रहेंगी, तो उससे क्या है, आपकी नई स्पीशीज बन जाएगी, और उस लगातार होने वाली म्यूटेशन के चांसेस क्या रहेंगे, नेचर उसको सिलेक्ट कर ले। ऑल म्यूटेशन हैव जेनेटिक बेसिस एंड इनहेरिटेबल। उसने क्या कहा कि जो चेंज आ रहा है वो इनहेरिटेबल होता है, मतलब जीन्स में म्यूटेशन आ रही है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाती है। नेचर क्या करता है, बेनिफिशियल म्यूटेशंस को सिलेक्ट कर लेता है, और लीथल, जिसकी वजह से डेथ होगी, उन म्यूटेशंस को निकाल देता है। तो एवोल्यूशन क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसका बेस क्या है, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से ही, म्यूटेशंस क्या है, सडन चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन, हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है। तो जो सडन चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन वाज द बेस फॉर द एवोल्यूशन। तो डार्विन ने एवोल्यूशन की बात करी थी, उन्होंने वेरिएशन की बात करी थी, फिर उन वेरिएशंस को नेचर सिलेक्ट करती है, नेचुरल सिलेक्शन की बात करी थी, लेकिन वो जो वेरिएशन आ रही हैं उसका आधार वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द वेरिएशन। उन्होंने वेरिएशन देखी, उन्होंने डार्विन फिंचेस, 14 तरह की बर्ड्स उन्होंने आइलैंड पर देखी जो अलग अलग फूड हैबिट्स में डेवलप हो गई थी। तो नेचर ने इन्फ्लुएंस किया कि उस पर्टिकुलर आइलैंड में एक जगह पर खाने के लिए सफिशिएंट नहीं था, तो बर्ड्स, उन्होंने अपनी हैबिटेट चेंज कर ली, जिसकी वजह से उनकी हैबिट्स भी क्या हो गई, चेंज हो गई। कोई सीड खाने वाली हो गई, कोई फ्रूट खाने वाली हो गई, कोई लीव्स खाने वाली होगी। तो अलग हैबिट होने से उनका सर्वाइविंग रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब उन्होंने अलग फूड हैबिट करी, मतलब उन्होंने अपने बीक
उसकी शेप क्या है चेंज करी होगी डिपेंडिंग कि वो कैसे तरह का फूड खा रही है। तो वो जो बीक चेंज हुआ है, वेरिएशन आया है, उसका आधार क्या है, जेनेटिक्स है। तो इस चीज को डार्विन नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, लेकिन उसने ये जरूर बताया था कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो सकता है या कोई इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है जिसकी वजह से वेरिएशन आएंगी, लेकिन बेस क्या है वेरिएशन आने का, दैट वाज द म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, या हम इसको स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन भी कह सकते हैं कि एवोल्यूशन एक्चुअल में होगा कैसे, जो हम बदलाव नए स्पीशीज बनने का जो प्रोसेस हम बोलते हैं वो कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है अपीयरेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन सर्टेन इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन, कि बदलाव आ जाए जेनेटिक कंपोजिशन में। वो बदलाव किस वजह से आ सकता है, कोई माइग्रेशन हो गई, कोई जेनेटिक कंपोजिशन एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला गया है, माइग्रेट हो गया है। जैसे हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें, वो छोड़ के अमेरिका पॉपुलेशन सेटल हो गई है, तो यहाँ की पॉपुलेशन वहां चली गई है, तो यहाँ की जेनेटिक कंपोजिशन माइग्रेट होकर कहाँ चली गई, अमेरिका। इसे हम क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। दूसरा है नॉन रैंडम मेटिंग, कोई मेटिंग का डिफरेंस नहीं है, अमेरिका वालों की शादी इंडियंस के साथ हो सकती है, इंडियंस की चाइनीज के साथ, किसी के साथ भी रैंडम मेटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जेनेटिक फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, अननोइंगली कोई भी बदलाव आ जाए जेनेटिक कंपोजिशन में, जो चेंज हो जाए, जिसका बाय चांस चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्रोमोसोम चेंज, क्रोमोसोम नंबर में चेंज आने की वजह से भी वेरिएशन आ सकती है, ये हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। जीन म्यूटेशन में कोई न्यूक्लियोटाइड बदल जाए, उसकी वजह से भी आपकी म्यूटेशंस हो सकती हैं। कॉम्बिनेशन, नए कैरेक्टर, जैसे हम एक्स वाई जुड़ जाए तो क्या होगा, एक अलग कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे एक्स एक्स से अलग बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन भी वही होता है, दो चीजों को जोड़ना। तो ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे म्यूटेशंस लाने में, या हम कहें वेरिएशंस लाने में। तो वेरिएशन के ये सारे फैक्टर्स हैं, या हम कहें दीज आर द फैक्टर्स दैट कॉजेज द चेंज इन वेरिएशन। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, स्प्रेडिंग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। एक बार वेरिएशन आ गई, इन सारे फैक्टर्स की वजह से वेरिएशन आ रही है। अब कौन सी वेरिएशन को नेचर सिलेक्ट करेगा, तो अगला स्टेप क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। तो दोज वेरिएशन आर सिलेक्टेड बाय द नेचर विच आर बेटर सूटेड फॉर एन पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन को बेटर सूट करवाने में जो वेरिएशन मदद करेगी वो वेरिएशन सिलेक्ट हो जाएगी, जबकि दूसरी क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। अभी हम टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन करेंगे, वहां पर हम एग्जाम्पल्स करेंगे कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन हेल्प करता है वेरिएशन को एस्टैब्लिश करने में। तो जैसे अभी हमने बात करी थी, जो लीथल वेरिएशन है, लीथल मतलब जो डेथ कॉज करने वाली म्यूटेशंस होती हैं या वेरिएशन होती हैं, वो उनको नेचर सिलेक्ट नहीं करेगा। वो किनको सिलेक्ट करेगा, जो सरवाइव करवाने में मदद करेगी, ताकि नई जनरेशंस बन सके और नई तरह की पॉपुलेशन डेवलप हो सके। ठीक है, तो नेचर सिलेक्ट करेगा। अगला क्या होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाए, कि वो पॉपुलेशन जो सिलेक्ट हुई है वो बाकी पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग हो जाए। अलग हो जाएगा तो क्या होएगा, वो पॉपुलेशन सिर्फ अपने जैसों के साथ ही ब्रीडिंग कर सकती है। और हमें पता है स्पीशीज की क्या डेफिनेशन होती है, दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम दी अदर्स। वो सिर्फ अपनों के ही साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दूसरों के साथ नहीं। तो उससे लास्ट स्टेप क्या होएगा, जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गया तो लास्ट में हमारी क्या बन जाएगी, स्पीशीज बन जाएगी। तो नेचर ने सिलेक्ट करवाया, फिर वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो नेचर ने सिलेक्ट करी है, दे आर गेट सेपरेटेड फ्रॉम अर्लियर पॉपुलेशन, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस विद द अर्लियर पॉपुलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। जब वो पुरानी पॉपुलेशन के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो हम उस
पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कह सकते हैं, नई स्पीशीज कह सकते हैं। ठीक है, तो अक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन टू अल्टर द इंडिविजुअल ऑफ सब पॉपुलेशन ऑफ ए पॉपुलेशन टू बिकम अ न्यू स्पीशीज। ठीक है, तो ये था हमारे स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन की कैसे एवोल्यूशन होता है। बेस क्या है एवोल्यूशन होने का, वेरिएशन। वेरिएशन का बेस क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन होने के ये सारे फैक्टर्स हैं। माइग्रेशन हो सकती है, माइग्रेशन जाना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह ना। इमाइग्रेशन क्या हो जाएगा, जब कोई हमारी पॉपुलेशन में रहने आना शुरू हो जाए उसे हम इमिग्रेशन बोलते हैं। तो कोई भी फैक्टर, जाना या आना किसी भी पॉपुलेशन का। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरीज जो किसको एक्सप्लेन कर रही थी कि हाउ द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ अकर। अब हम बात करते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ है हमारा, वो कितनी तरह का होता है। नेचुरल सिलेक्शन की वो बेटर वेरिएशन जिनको हमारी नेचर सिलेक्ट कर लेती है ताकि जो पॉपुलेशन बेटर है वो ही सरवाइव करे, जो अनवांटेड पॉपुलेशन डेवलप हो गई है वो एलिमिनेट हो जाए। तो हमारे पास 3 तरह की नेचुरल सिलेक्शन होती है बच्चे, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। सबसे पहली है, कोई भी हमने ग्राफ प्लॉट कर रखा है, ग्राफ देखो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप। कोई भी पॉपुलेशन उन्होंने ले ली है और उनके कैरेक्टर्स को वो स्टडी करना चाह रहे हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन का हमने ग्राफ बना लिया है कि इतने नंबर ऑफ पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल यहाँ पर रह रहे हैं। तो 3 तरीके की सिलेक्शन देखी जा सकती है नेचर में। सबसे पहली जो सिलेक्शन है दैट वाज द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन में वो कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे या नेचर उन कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करेगी जो क्या होंगे, इंटरमीडिएट। ये देखो पहले यहाँ पर ये ग्राफ बराबर था, फिर ये वाला पोर्शन क्या हो गया है, देखो यहाँ पर कम कर दिया है। इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉपुलेशन थी ये कम हो गई है, ये वाली पॉपुलेशन भी कम हो गई है, लेकिन ये बीच वाली पॉपुलेशन क्या है, बढ़ गई है। इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड। तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है कि वो पॉपुलेशन सिलेक्ट हो जाएगी जिसके पास इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स हैं, जबकि जो हमारी साइड वाली पॉपुलेशंस हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएगी। नेचर सिर्फ बीच वाली पॉपुलेशन को ही सिलेक्ट करेगा। ये हम कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक ऑटोसोमल डिजीज है जिसमें क्या है, हमारे ऑटोसोम की वजह से ऑटोसोम जीन में डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आरबीसी सेल्स की हैं शेप क्या हो जाती है, सिकल्ड शेप हो जाती है। इस तरीके की शेप हो जाएगी। तो सिकल सेल एनीमिया जो कंडीशन है वो कैसे अराइज होती है, ये क्या है, कोई नॉर्मल पर्सन है जिसके हीमोग्लोबिन क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, ये क्या है, सिकल्ड पर्सन है, क्योंकि ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। जब दोनों एलीलिक फॉर्म्स सेम होंगी, होमोजाइगस कंडीशन में होगी, तभी ये एक्सप्रेस होगा। तो ये सिकल्ड सेल फिनोटाइप है हमारी। ये क्या है बच्चे, ये क्या है, सीम्स टू बी ए नॉर्मल, लेकिन इसके पास एक एलीलिक फॉर्म नॉर्मल है और दूसरी क्या है, सिकल सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट, या हम क्या बोल रहे थे इसको, कैरियर। ठीक है, जब अब नॉर्मल कंडीशन है हमारी, कोई भी नेचुरल नीड नहीं है, मतलब नेचर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो कौन से पर्सन्स ज्यादा होंगे, नॉर्मल वाले, है ना। ये पर्सन्स क्या हैं हमारे पास, ज्यादा हैं, जो इस साइड है ना। ये वाले पर्सन्स तो सरवाइव कर ही नहीं सकते, सिकल सेल जो डिजीज है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा जब हमारे पास किसी भी तरीके का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ना हो, तो ये वाले पर्सन सरवाइव करेंगे। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है कि एक पॉपुलेशन में
अब हम एक पॉपुलेशन की बात करें जहां पर मलेरिया फैल गया है, तो क्या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आ गया, क्या मलेरिया से बचना, है ना। तो मलेरिया से बचने के लिए क्या देखा गया कि जब एक पॉपुलेशन में मलेरिया फैल गया तो बीच वाली पॉपुलेशन तो सरवाइव कर रही है, जबकि ये पॉपुलेशन में भी क्या है, मलेरिया जो आपका प्रोटोजोआ है उसका सरवाइव करने की टेंडेंसी ज्यादा है। प्लाज्मोडियम इसके आरबीसी सेल्स में भी सरवाइव करेगा और ये तो वैसे ही नहीं सरवाइव कर पा रहा। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट वाले जो पॉपुलेशन है इसको फायदा हो गया, क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है वो सिकल्ड शेप में ग्रो ही नहीं कर पा रहा। मतलब मलेरिया फैलने से क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ एग्जिस्टेंस के लिए। तो कौन सी पॉपुलेशन सरवाइव कर गई, जो इंटरमीडिएट थी। इसलिए कैसी पॉपुलेशन डेवलप हो जाएगी उस टाइम, स्टेबलाइजिंग इंटरमीडिएट वाली पॉपुलेशन आ जाएगी। तो नेचर ने क्या कौन से को सिलेक्ट करा, दैट हेल्प देम सर्वाइविंग इन ए कंडीशन लाइक मलेरिया। मलेरिया में सरवाइव करवाने वाली जो पॉपुलेशन है वो सिलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मलेरिया क्या है, एक कंडीशन क्रिएट हो गई है, नेचर का स्ट्रगल आ गया है कि जब मलेरिया फैला हुआ है तो कौन सी पॉपुलेशन सरवाइव कर सकती है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। मतलब नॉर्मल भी एलिमिनेट हो जाएगी और सिकल सेल एनीमिया भी एलिमिनेट हो जाएगी। केवल इंटरमीडिएट पॉपुलेशन रह जाएगी जिसके पास कैरियर था, जिसके पास एक एलीलिक फॉर्म सिकल सेल्ड है और दूसरी क्या है, नॉर्मल। ऐसे पर्सन्स के आरबीसी सेल्स क्या हो जाते हैं, सिकल्ड शेप्ड हो जाते हैं। तो इनके अंदर मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये नेचर कैसी सिलेक्शन हुई, स्टेबलाइजिंग, कि साइड वाले खत्म हो गए, सिर्फ बीच वाली पॉपुलेशन अपने आप को सरवाइव करवाने में पॉसिबल कर पाई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। दूसरी सिलेक्शन जो होती है हमारी वो होती है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब है कि केवल एक ही डायरेक्शन में पॉपुलेशन अपने आप को सरवाइव करवा सकती है। मतलब ये जो पॉपुलेशन है सिर्फ एक डायरेक्शन में सरवाइव कर रही है, मोस्ट अडेप्टेड। ये नहीं है कि ये भी खत्म हो गई ये भी, ये चल, सिर्फ या तो ये सिलेक्ट हो जाएगी या ये सिलेक्ट हो जाएगी। एक डायरेक्शन में हमारा पीक जब चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल, और एक और नाम से इसे जानते हैं हम, प्रोग्रेसिव। इसको समझने के लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म और दूसरा है डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हमने पहले भी किया था। जैसे हम बात करें कि जब अमेरिका में हमारे पास जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ तो ग्राफ कैसा था हमारा, मौत की पॉपुलेशन का, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, यहां पर हम मौत का एग्जाम्पल लेकर कर रहे हैं। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी तो ब्लैक कलर की जो मौत थी सिर्फ इतनी थी, और ये सारी कैसी थी, वाइट कलर की मौत। ये हमने पढ़ा था ना पहले, वाइट मौत बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री सेटअप हुई, पॉपुलेशन का रेट क्या, पॉल्यूशन का रेट क्या है, बढ़ गया। तो क्या होने लग गया कि हमारी जो डस्ट है हमारे ट्रीज पर होने लगी, तो जिसकी वजह से ट्रीज का बार्क क्या है वो डार्क कलर का हो गया। तो अब क्या हुआ, क्या स्ट्रगल आया कि अब उन्होंने उस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में मॉथ्स ने अपने आप को सरवाइव करना है। तो सरवाइव करवाने के लिए क्या आया, फोर्स आया, स्ट्रगल आया कि वेदर they able to survive in a polluted environment or not। तो कैसी वेरिएशन आ जाएगी, अब ब्लैक मॉथ्स कम थी, व्हाइट मॉथ ज्यादा थी। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या देखा गया, ये ग्राफ इस तरफ चला गया,
ब्लैक मॉथ्स ज्यादा हो गई और वाइट मॉथ्स जो हैं वो क्या रह गई, कम रह गई। ब्लैक मॉथ का नंबर क्या है, बढ़ गया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो क्या हुआ, एक डायरेक्शन में जा रहा है, वेदर इट गोज इन दिस डायरेक्शन और वेदर इट गोज इन दिस डायरेक्शन। तो अब अगर मान लो वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाता, व्हाइट मॉथ ही डेवलप हो जाती, तो सारी मॉथ की पॉपुलेशन क्या हो जानी थी, खत्म हो जानी थी, ये स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो जाती। लेकिन अपने आप को इंडस्ट्रियल एरिया में, पॉल्यूटेड एरिया में सरवाइव करने के लिए क्या वेरिएशन आई कि ब्लैक मोथ्स क्या हैं, हाईली रिप्रोडक्टिव एक्टिव हो गई, इनका नंबर बढ़ता चला गया, जबकि व्हाइट मोथ क्या है, प्रीडेटर की वजह से इनका पॉपुलेशन क्या है, कम होता चला गया। तो एक डायरेक्शन में हमारी क्या है, ग्राफ जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम करते हैं, डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या है, 1940s में जब मलेरिया ये डिजीज बहुत ज्यादा फैली हुई थी, तो उस टाइम तक साइंटिस्ट को डीडीटी वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था। तो सारे के सारी मॉस्किटो क्या है, अपने आप को सरवाइव कर रही थी। लेकिन जब 90s 40s में डीडीटी यूज करना स्टार्ट किया, तो क्या देखा कि ज्यादातर पॉपुलेशन तो खत्म हो रही हैं, लेकिन कुछ पॉपुलेशन अपने आप को सरवाइव करवा रही हैं। क्यों? क्योंकि उन पॉपुलेशन ने क्या कर लिया, अपने अंदर बदलाव ले आए, ऐसी जीन बना ली जिनके पास क्या है, रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट डीडीटी, मतलब डीडीटी छिड़कने का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तो अब ये वाली जो मॉस्किटो थे, ये क्या हो जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे, जबकि वो पॉपुलेशन जिसने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया, वो डीडीटी की वजह से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी कौन सी एक ही तरह की पॉपुलेशन डेवलप हुई, जो क्या होंगी, रेजिस्टेंस होंगी, जिनका डीडीटी का जिनके ऊपर असर नहीं होगा, वो सरवाइव कर जाएंगी, और बाकी क्या हो जाएंगी, खत्म। तो एक टाइप की पॉपुलेशन प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम टू, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। तीसरी तरह का सिलेक्शन है हमारा डिसरप्टिव। डिसरप्टिव का मतलब है कि जो हमारी 3 फॉर्म्स हैं किसी भी, उनमें से एक खत्म हो जाए और 2 पॉपुलेशन क्या है, सरवाइव कर जाए, मतलब इंटरमीडिएट धीरे धीरे खत्म होती चली जाए, और एक्सट्रीम जो पॉपुलेशंस हैं उनका नंबर क्या है, लगातार बढ़ता रहे। पहले ये पॉपुलेशन ऐसे थी, लेकिन ये बीच वाली खत्म होती चली गई और ये क्या है, बढ़ती चली गई। तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिल गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं, जो स्नेल्स हमारे समुंदर के पास पाई जाती हैं, वो 3 कलर्स की होती हैं, वाइट, ब्राउन और ब्लैक। वाइट क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, स्मॉल बी स्मॉल बी। ब्राउन क्या है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर है, कैपिटल बी स्मॉल बी। ब्लैक क्या है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, कैपिटल बी। हमें पता है जो सी बेड पे जो सैंड होती है, दैट वाज वाइट इन कलर। तो जो वाइट स्नेल्स थी वो वाइट सैंड के साथ ब्लेंड हो जाएंगी, तो उनसे क्या है, प्रीडेटर्स उनको देख नहीं सकते, तो उनका नंबर क्या हो जाएगा, दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, तो उनका नंबर क्या है, बढ़ जाएगा। जबकि ब्लैक क्या है, कैसे अपने आप को बचा रही हैं कि समुद्र के पास जितनी भी रॉक्स हैं उनके साथ कौन सी चिपक जाएंगी आकर, ब्लैक, तो वो भी प्रेडेटर से बच जाएंगी, तो उनका नंबर भी क्या है, बढ़ जाएगा। लेकिन ब्राउन कलर आर इजी टू सीन बाय द प्रेडेटर्स, मतलब जो प्रेडेटर्स हैं ब्राउन कलर वाली स्नेल्स को इजीली देख लेंगे, तो धीरे धीरे इनका नंबर क्या है, कम होता चला जाएगा। तो एक्सट्रीम जो पॉपुलेशंस हैं वो सरवाइव कर जाएंगी, और जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास 2 तरह की पॉपुलेशंस डेवलप हो जाएंगी, जो फ्यूचर में जाकर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होने की वजह से क्या पता 2 डिफरेंट स्पीशीज भी बना दें।
क्योंकि अभी हम सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर नहीं आए, हम सिर्फ पॉपुलेशन की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि किन पॉपुलेशन को नेचर सिलेक्ट करेगा, जो बेटर सूटेड होंगी पॉपुलेशन उनको नेचर सिलेक्ट करेगा। और वो 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकता है, स्टेबलाइजिंग मेथड से, डायरेक्शनल मेथड से और डिसरप्टिव मेथड से। ठीक है, तो ये था हमारा नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल। थैंक यू।